दोस्तों, फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, क्या फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। मगर ये सब्जेक्ट जो है वो एक एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का। यानी मैथमेटिक्स जो है ये एक बैकबोन है। किसका? फिजिक्स का। अगर मैथ्स नहीं होगा तो फिजिक्स नहीं होगा, और फिजिक्स के लिए ही मैथ्स है। हम ऐसे जान सकते हैं कि हार्ट नहीं है तो फिर हमारा पूरा बॉडी नहीं है। उसी प्रकार मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसे हम प्रिलिमिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी। अगर मैथ्स का प्रिलिमिनरी हमें नहीं पता रहेगा तो फिजिक्स में जंप करना बेकार है। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी पे निर्भर है कि मैथ्स का कौन कौन सा पार्ट है जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में अधिकतर। अब आप कहेंगे डिवाइड यूज़ करते हैं, ऐड यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, ये भी तो मैथ्स है। उसी प्रकार कई सारे टूल्स है मैथमेटिक्स का जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। आमतौर पे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं फिजिक्स, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें बेसिक मैथमेटिक्स 11 और 12 का है। तो इसलिए उसे मैं आज प्रिलिमिनरी में समझा रहा हूँ कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स में। देखिए, सबसे पहला चीज़ की ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। सबसे पहला चीज़ की ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा। ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा, ये हो गया ओरिजिन। अब ये ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसे हम लोग कहते हैं आर, रेडियस। और ये एंगल हमेशा हम पॉजिटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव एंगल, इस तरह से नापेंगे। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट है P, जिसको अगर मैं, इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं गया तो इसे कहते हैं एक्स वैल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाई, ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। PMO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन इसी को अगर मैं पोलर में लिखूँ, यानी कार्टेशियन, अगर कार्टेशियन वे में लिखूँ तो PXY होगा। लेकिन पोलर में क्या होगा, एंगल आ जाएगा, यानी PR और थीटा, रेडियस और थीटा। अब आप देखिए, इससे इसको और इससे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम कंपोनेंट भी कहते हैं। फिजिक्स के भाषा में इसे कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक x है। अगर मैं cos थीटा ले लिया तो आप बचपन से पढ़े जा रहे हैं cos थीटा क्या होता है, d/h, यानी x/r। तो x का वैल्यू क्या आ गया, r cos थीटा। देखिए r ऊपर गया। उसी प्रकार साइन थीटा हो जाएगा y/r, इसलिए y का वैल्यू बन गया r साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो हम फिजिक्स में इसका यूज़ बहुत करेंगे। कहीं भी x लिखा रहेगा उस जगह तुरंत r cos थीटा डाल देंगे, y लिखा रहेगा तुरंत r sin थीटा डाल देंगे। इसी से आपको मिल जाएगा tan थीटा। दिस बाई दिस अगर मैं डिवाइड कर तो y/x बचेगा, y/x, इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये जो एंगल है ये हमारा निकल गया tan इनवर्स y/x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि आर स्क्वायर अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, तो आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया हमारा, आर स्क्वायर, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है। क्या है, सर्कल का इक्वेशन। ये सब डेप्थ नॉलेज हम लेंगे मैथ्स में, लेकिन ये प्रिलिमिनरी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया ये, क्या, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट अब देखिए फिजिक्स में और क्या क्या यूज होने वाला है। अब सबसे मेन चीज जो मैंने ग्राफ सिखाया फंक्शन में, मैंने बताया कि ये कोई ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को हम fx का नाम दिए थे, और ये यहाँ से लेके, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ए से लेकर बी तक, ये हो गया हमारा डोमेन पार्ट। और ये जो ग्राफ है हमारा, ये हो गया रेंज पार्ट।
ठीक है। अब इस ग्राफ में ये जो एफ मैंने ड्रॉ किया है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं। सपोज ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ये हो गया ए बी का शॉर्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 90 डिग्री खींचना होगा, 90 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। फटाफट देखते हैं, इतना टाइम नहीं लगा के। तो अब यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ हो जाएगा सपोज n। उसी प्रकार यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैंने दे दिया x, नहीं x तो पहले से है, और हम p दे देते हैं, ठीक है, p। तो अब आप ध्यान से देखिए कि सपोज कि a का कोऑर्डिनेट, x और y होता है, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x से थोड़ा ज़्यादा, मैं उसको x प्लस डेल्टा x बोल देता हूँ, ठीक है। डेल्टा यानी डिफरेंस। और y भी थोड़ा ज़्यादा होगा, देखिए y, तो y प्लस डेल्टा y। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो AP का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक mn कितना हो गया, देखिए x प्लस डेल्टा x से x माइनस कर दिया, बचा क्या, डेल्टा x। उसी प्रकार BP का वैल्यू क्या हो जाएगा, BP का डेल्टा y। अब आपको पता है कि ये एंगल हमारे पास जो है, मान लिया कि थीटा है, तो हमारे पास tan थीटा का वैल्यू इस जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, डेल्टा x बहुत दूर हो सकता है, mn का वैल्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 1-2 मीटर भी दूर हो सकता है। लेकिन ये वैल्यू अगर मैं कम करता गया, डेल्टा x का वैल्यू कम करता गया, डेल्टा x का वैल्यू जब मैं कम कर दूंगा, बहुत कम, लगभग जीरो के पास अप्रोच करेगा, यहाँ टेंस टू या अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो अप्रोच करेगा जीरो के करीब करीब, तब यह हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x कहलाएगा, जो कि tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा। जैसे जैसे ये सामने आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, लगभग एकदम जीरो के करीब आ जाएगा। ये जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा वैल्यू है इसे हम लोग कहते हैं dy बाई dx, ठीक है। ये है मेन कॉन्सेप्ट, यानी ये कहना चाह रहा है कि y प्लस डेल्टा वाई में से, ठीक है, मैंने y को घटाया और नीचे क्या हो गया, डेल्टा x बचा। अब डेल्टा x का वैल्यू इतना छोटा ले लीजिए, एकदम करीब, यानी ये ग्राफ एकदम इधर आ जाएगा, सामने सामने हर एक पॉइंट में आ जाएगा, एकदम करीब, 0 के करीब। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू dy बाई dx कहलाएगा, dy बाई dx, जो कि मुझे दिख गया यहाँ पे है क्या, टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। इसलिए हम लोग फिजिक्स में dy बाई dx का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। कोई रेट मेजरर में, याद रखिएगा, रेट मेजर यानी नीचे हो जाता है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये इस एक्स एक्सिस को हम टाइम ले लेंगे, इसको कभी हम डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये हमारा v हो जाएगा। जैसे ही टाइम डिफरेंस बहुत छोटा ले लिया, टेंस टू जीरो, तो इसको हम लोग कहेंगे dx बाई dt, ठीक है। क्लियर रहिए कि v क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अगर टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे, dx बाई dt। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारा यूज होने लगा क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जब तक हम लोग डेल्टा लिए हैं ना, तब तक ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटी। इसको तोड़ तोड़ के वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू हमने बहुत छोटा ले लिया, डेल्टा एक्स का वैल्यू टेंस टू जीरो ले लिया, तब ये कंटिन्यूस हो गया, एकदम करीब करीब हो गया, पॉइंट एकदम सामने सामने हो गया। तो ये क्या हो गया, ऐसा लगेगा कि ये कर्व कहीं से टूटा ही नहीं है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, या दूसरा नाम है एनालॉग, ठीक है। अब जब हम क्लियर हो चुके हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या, हर एक छोटे छोटे पॉइंट का टेंजेंट, कर्व का जो टेंजेंट बनेगा वो है हमारा डिफरेंशिएशन। रेट मेजरर दूसरा नाम है।
तो अब इससे हमारा कई सारा फार्मूला यूज़ होगा जो फिजिक्स में है। सबसे पहला है अलजेब्रिक फंक्शन x का पावर में n। अगर मेरा ग्राफ x का पावर में n का हो तो हमारा फार्मूला बनेगा n आगे बढ़ जाएगा एक घर, देखिए n आगे बढ़ गया और n का वैल्यू एक कम हो जाएगा n-1, यानी x का पावर में अगर 100 होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता मैं दिस बाई दिस, dx टू द पावर 100 बाई dx क्या हो जाता, 100 आगे बढ़ जाता और एक कम हो जाता, दैट्स इट। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए y ये दिया हुआ है, बोला डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो डिफ्रेंसिएशन निकालिए, n आगे बढ़ जाएगा, एक कम हो गया, फिर से n-1 आगे बढ़ गया, एक कम हो गया। तो चलते चलते लास्ट वाला देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार साइन x का क्या होता है, cos x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। आपको याद रखना है जहाँ जहाँ c है वहाँ माइनस होगा, ठीक है। मैं कुछ फार्मूला दे रहा हूँ जो फिजिक्स में यूज़ होगा, आगे तो और भी मैथ्स में बताया ही जाएगा। अब d tan x बाई dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। अच्छा, मैथ्स में एक और कांस्टेंट होता है पाई की तरह, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर, उसी तरह ई होता है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करता है, इसे कहते हैं ऑयलर, यूलर पढ़ते हैं कुछ लोग, यूलर नहीं ऑयलर, EULER, ठीक है, ऑयलर कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमारा नेचुरल लॉग में यूज़ होता है, जब हम लॉग फंक्शन पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। तो उसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ई का पावर में x ही आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार डी ए टू द पावर x dx क्या होता है, a टू द पावर x आगे बढ़ जाता है, log a आ जाता है, d log x का क्या हो जाता है आंसर, 1/x होता है। यहाँ हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कहाँ, जितने सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, किसमें, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया कि ये फार्मूला होता है dx टू द पावर n+1 बाई dx इज n+1 इंटू एक्स का पावर में n, तो ध्यान से देखिए ये dx चला जाता है ऊपर यहाँ, ठीक है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए पूरा। जैसे ये चला गया उधर, ये हट गया यहाँ से, ये हट गया तो क्या हो गया, यहाँ एक नया सिंबल आ जाता है, ये सांप की तरह इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी आ जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और जैसे ही ये हो गया आपको मिलेगा, ये d हट गया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n+1, ठीक है, ये हट गया, सिंपली x टू द पावर n बच गया, और यहाँ पे n+1 जो है कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया, और अंदर रह गया x का पावर में n dx। शॉर्टकट में हम लिखेंगे x का पावर में n+1 बाई n+1, ये बन गया x टू द पावर n dx का फॉर्मूला, ठीक है। मैं ये करके इसलिए दिखाया कि अगला सवाल आप खुद सोचिए, ऐसे ही होगा, एक ही प्रोसेस, बाकी तो आपको अभी याद रखना है क्योंकि फिजिक्स में हमें याद रखना है। खैर, तो dx टू द पावर n अगर होता था तो एक कम हो जाता था, लेकिन इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n का तो एक बढ़ जाता है, x का पावर में n+1 बाई n+1। सपोज कि x का पावर में 100 है dx, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 101 बाई 101, और एक कांस्टेंट जरूर आ जाता है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर 0 है तो सॉरी डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, डन। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos x है तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस तरफ cos x है, cos x ले लिया, dx ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए sin x, ठीक है, सब उल्टा होते जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, dx माइनस cos x, ये माइनस यहाँ आ गया, जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ वहाँ माइनस रहेगा इंटीग्रेशन में। इसी प्रकार इसको कीजिएगा, आप खुद से करके देखिएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर में x क्या हो जाएगा, dx, आप ही बताइए, सोचिए, dx ऊपर चला गया, सिर्फ e का पावर में x बच गया। यहाँ पे भी सोचिए, dx ऊपर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज log x, ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में। ये एक नया है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इन्वर्स x, यहाँ पे dx ऊपर चला जाएगा तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इन्वर्स x बचेगा। ये सब कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस फार्मूला का नए नए वैल्यू लेके, खास करके हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। अभी ये जो हमने किया इसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, इट्स वेरी इजी।
जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ था, ये हमारा एक ग्राफ था ये, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ जो है, इतना सा पॉइंट मैंने dx मान दिया, ये चौड़ाई dx माना, ठीक है। उसी प्रकार इतना सा जो होगा वो भी क्या होगा, लगभग दूसरा dx होगा। ये सारे dx को मैं जोड़ता जाऊंगा, dx dx dx, जितना सारा dx है सबको जोड़ दिया। इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ देना। सबको जोड़ूंगा तो देखिए क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ द कर्व। ये इस ग्राफ का पूरा एरिया निकल के आएगा, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ से, सपोज ए पॉइंट से लेकर बी तक, तो यहाँ लिखेंगे ए से बी। अब समझिए इस चीज़ को, सपोज हमारे पास दे दिया x⁴ 9 dx और यहाँ दे दिया है 5, यहाँ दे दिया है 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। x का पावर में 9 यानी x का पावर में 10 हो जाएगा बटा 10, ये हो गया आंसर। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद लिमिट देना होगा, यानी यहाँ 5 होगा, यहाँ 6। एक बार x का वैल्यू 6 पुट करना होगा और एक बार 5 पुट करना होगा। तो 6 का पावर में 10/10 माइनस 5 का पावर में 10/10, दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ नॉन एज डेफिनेट इंटीग्रल। इसका यूज़ हम लोग बहुत करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई वेलोसिटी फंस गया ऐसे, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो इतना फॉर्मूलाज तो है ही, प्लस वेक्टर का भी यूज़ होने वाला है, जिसका मैं छोटा सा यूज़ बता देता हूँ। वेक्टर का यूज़ जो होगा वो इस प्रकार होगा कि ये हमारा ग्राफ था, कोई एक पॉइंट है P, इसका हम लोग OP R वेक्टर कहेंगे। वेक्टर यानी उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो OP का वैल्यू ऐसे वेक्टर दिखाएगा और ये R होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज कि मुझे OP का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये R, और मेरे पास एक और पॉइंट आ गया Q, OQ और OP, ठीक है। OQ क्या हो गया, सपोज कि R2 हो गया। तो फिर मैं PQ कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, PQ कैसे निकालूंगा, पहले Q लिखेंगे, OQ माइनस OP, दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। P और Q पोजीशन वेक्टर था, तो PQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, OQ का वैल्यू देखिए R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लॉ को सेटिस्फाई करता है। ट्रायंगुलर लॉ, मैं बताता हूँ ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है। ये इस दिशा में गया, मैंने क्या मांगा, PQ। ये बोल रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ए एरो, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो होगा इसके ऑपोजिट होगा, इस तरफ जाएगा। देखिए ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए था, नहीं, ये ऑपोजिट जाएगा OQ। तो यही बोल रहा है, यानी ट्रायंगल फॉर्म करेगा कब, जब OQ जो है वो OP प्लस PQ होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट, दो अगर कोई कंपोनेंट है, ठीक है, अगर कोई कंपोनेंट है तो उसे वेक्टर में लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे R = xi, i हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए, y j, ये हो गया y j कंपोनेंट हो गया कोई एक वेक्टर का, और ये z k, ठीक है। सपोज मेरे पास एक और है s, ये दिया है ai bj और zk। ये क्यों 3 दिया है, सोचिए, ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गया x y z। यहीं पे एक पोजीशन वेक्टर है r, जिसका वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू i होता है, ये वैल्यू j होता है, ये i और ये हो जाता है k। हर एक पॉइंट का अपना कंपोनेंट होता है, वही कंपोनेंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार s एक दूसरा पॉइंट है, कहीं पे s दूसरा वेक्टर है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो 2 प्रकार से होगा। एक होगा डॉट प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है स्केलर, और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, आपको r.s जब होगा तो यानी rs cos थीटा, और अगर ये r क्रॉस s होगा तो ये rs साइन थीटा n कैप यानी ठीक r का जो डायरेक्शन है, s का जो डायरेक्शन है उसे ठीक ऐसे परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको मैं परपेंडिकुलर इस तरह से एन मान लिया, ये आर ये एस, सब के सब आपस में ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई आर डॉट एस में क्या करेंगे, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट, जो हम बाद में बताएंगे। हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे जब बाद में जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इतने सारे प्रिलिमिनरीज है मैथ्स के जो आपको जानना ज़रूरी है फिजिक्स कराने से पहले। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फिजिक्स बताने से पहले ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसे मैं और डिटेल में बताऊँगा, आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए। थैंक यू।